तो बच्चों विज्ञान में हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं और अब हम अगला पाठ शुरू करने वाले हैं। अगला पाठ तीसरा पाठ जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा रुचिपूर्ण पाठ है, आप सभी इसे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें कपड़ों से या वस्त्र से बनी होती हैं। आपने देखा है चादरों को, कंबलों को, पर्दों को, मेजपोश को, तौलियों को, और आप वस्त्र तो पहनते ही हैं। आप जानते हैं कि वस्त्र सिर्फ पहनने में ही काम नहीं आता है, कपड़े आप पहनने के साथ साथ उनके अन्य उपयोग भी करते हैं। जैसे ये सभी चीज़ें चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया वस्त्रों से ही बने होते हैं। और आप यहाँ ध्यान रखें कि वस्त्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि वस्त्र कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देखिए, अगर किसी कपड़े की दुकान में आपने देखा हो, कभी आप कपड़े की दुकान में गए हो तो आपको वहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े या वस्त्र देखने को मिलते हैं। इन कपड़ों को, इन वस्त्रों को हम क्या नाम देते हैं ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो बच्चों कुछ वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं, कुछ वस्त्र ऊनी, कुछ रेशमी वस्त्र कहलाते हैं और कुछ वस्त्रों को कहा जाता है संश्लिष्ट या कृत्रिम वस्त्र। तो ये वस्त्र कैसे अलग अलग होते हैं ये आप पहचानने का प्रयास जरूर करिएगा। हम इन सभी प्रकार के वस्त्रों की बात करने वाले हैं। तो बच्चों वस्त्र किससे बने होते हैं? तागों से या धागों से बने होते हैं। और ये तागे या धागे जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तंतुओं से। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? तागा या धागा। और ये तागे या धागे मिलकर क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं। तो है ना बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो वस्त्र आप पहनते हैं वास्तव में वो वस्त्र किनसे बना है? अलग अलग तागों से या धागों से बना है। और ये तागे या धागे किससे बने हैं? तंतुओं से बने हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तंतु के क्या क्या प्रकार होते हैं ये हमें समझना है। तो तंतु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और 2 मुख्य प्रकार जो हैं वो हैं प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? तो ऐसे सभी तंतु जो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं सूती, जूट, रेशम और ऊनी वस्त्रों के तंतु। अब क्योंकि पादपों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, हम इन्हें पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। हम इनके लिए ए और बे नाम ले सकते हैं। तो प्राकृतिक तंतुओं में ए पे हमने कौन से तंतु रखे हैं? जो पादपों से प्राप्त होते हैं। तो पादपों से प्राप्त होने वाले मुख्य तंतु हैं रुई तथा जूट या पटसन। वहीं जंतुओं से प्राप्त होने वाले मुख्य तंतु हैं ऊन तथा रेशम। तो बच्चों ये आप जरूर ध्यान रखिए कि प्राकृतिक तंतुओं को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, पादपों से प्राप्त तंतु और जंतुओं से प्राप्त तंतु। पादपों से जो तंतु प्राप्त है होते हैं उनमें रुई और जूट मुख्य हैं, वहीं जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु में ऊन तथा रेशम मुख्य हैं। इसके अलावा बच्चों दूसरे प्रकार के तंतु हैं संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु क्या हैं? तो ऐसे सभी तंतु जो कि इन स्रोतों से प्राप्त नहीं होते, यानी पादप और जंतु स्रोतों से प्राप्त नहीं होते, बल्कि इनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि कुछ तंतुओं का निर्माण प्रयोगशाला जैसी स्थिति में या बड़ी बड़ी फैक्ट्री में रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है और ऐसे तंतुओं को हम संश्लिष्ट तंतु का नाम देते हैं। और संश्लिष्ट तंतुओं के भी कुछ नाम हमें याद रखने हैं, कुछ उदाहरण हमें याद रखने हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और
एक्रिलिक। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो हैं ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है कुछ मुख्य पादप तंतुओं की। ये चित्र बहुत अच्छा चित्र दिख रहा है बच्चों। तो ये क्या है? कपास पादप के खेत हैं। कपास पादप से ही हमें रुई मिलती है। रुई तो आपने देखी है ना बच्चों? बिल्कुल देखी होगी। अब हम बात करते हैं मुख्य पादप तंतुओं की, जिनमें पहला है रुई। और जैसा मैंने आपको बताया, रुई हमें कपास के तंतुओं से मिलती है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो कपास के तंतु हैं वो कपास के पौधों से मिलते हैं। तो कपास के पौधे ऐसी जगहों पर उगाए जाते हैं जहाँ पर काली मिट्टी होती है। कुछ जगहों की मिट्टी काली होती है, तो ऐसे स्थान जहाँ काली मिट्टी हो और जहाँ की जलवायु उष्ण हो यानी कि गर्म हो, ऐसे स्थानों पर कपास के पौधों को उगाया जाता है। कपास के गोलक, गोलक शब्द बच्चों याद रखेंगे, ये क्या है? कपास पादप के फल हैं। तो कपास पादप पर जो फल आते हैं उन्हें गोलक कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं? ये नींबू के आकार के होते हैं। तो बच्चों ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कपास के गोलक जो कि कपास पादप के फल हैं, ये नींबू के आकार के होते हैं। और इनमें जब परिपक्वता आती है यानी ये पूरी तरीके से पक जाते हैं। आप जानते हैं ना फसलों के बारे में, फलों के बारे में। तो जब कपास के ये जो फल हैं, जो कपास गोलक हैं, ये पूरी तरह पक जाते हैं तो इनके बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतुओं के अंदर जो बिनौले हैं, ये बिनौले दिखने लगते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे कि कपास वास्तव में हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कपास पादप के फल से प्राप्त करते हैं। जब ये फल परिपक्व होते हैं तो इनके बीज टूटकर खुलने लगते हैं और तब हमको कपास तंतुओं से ढके बिनौले दिखने में आते हैं। एक चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो है कपास का ओटना। तो ये ओटना क्या होता है आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। तो कपास की बॉलों से कपास को हाथ से निकालने की प्रक्रिया क्या होता है कि कपास की जो छोटी छोटी बॉल बन गई हैं उनसे हम कपास को जब हाथों से निकालते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कपास पादप के खेत को, तो यहाँ आपको वो बिनौले नज़र आ रहे हैं। तो इन बिनौलों को हटा लिया जाता है और इन बिनौलों से, इन बॉलों से क्या निकाली जाती है? कपास निकाली जाती है। और जब इसे हाथ से निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कपास को ओटना या कपास ओटना कहते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक तंतु है वो है जूट। यानी प्राकृतिक तंतुओं में जो मुख्य पादप तंतु है उसमें दूसरा तंतु है जूट या पटसन। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पटसन का पौधा है। अब यहाँ से इस पौधे से पटसन कैसे प्राप्त किया जाता है ये हम अब बात करने वाले हैं। तो बच्चों पटसन को पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि पटसन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के तने से प्राप्त होता है। ये हमारे देश में कुछ राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। बच्चों ये भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भारत देश में इन राज्यों में ही पटसन का पौधा उगता है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इस पौधे को उगाया जाता है। पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में यानी जब उस पर फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, उस अवस्था में काट लिया जाता है और उसके बाद पौधे के जो तने हैं, इस प्रकार के पादप के, पटसन के पादप के कई सारे पादपों के जो तने हैं उनको पानी में डुबोकर रखा जाता है। पानी में लंबे समय तक जब डुबोकर रखा जाता है तो वो तने गलने लगते हैं और जब तने गलने लगते हैं तब उनमें से पटसन तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जूट या पटसन हमें कैसे मिलता है। अब जब पटसन तंतुओं को अलग कर लेते हैं तो उन तंतुओं को किस में बदला जाता है?
तागों में बदला जाता है, क्योंकि तंतु से धागा बनता है और तागे से ही फिर वस्त्र बनते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो तने हैं पटसन के पौधे के, उन्हें पहले गलाया जाता है, गलाने के बाद उनसे तंतु प्राप्त किए जाते हैं, उन तंतुओं से फिर तागे बनाए जाते हैं और फिर तागों से वस्त्रों का निर्माण होता है। तो आज हमने दो मुख्य जो हमारे तंतु हैं उनकी बात करी है। तो दो मुख्य तंतु कौन कौन से थे? रुई और पटसन। अब आगे की कक्षाओं में हम इस वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को और गहराई से समझने वाले हैं। आज हमने जाना कि वस्त्र जो हैं वो तंतुओं से बनते हैं, तंतु वास्तव में तागा बनाते हैं और तागे से जाकर के वस्त्र बनते हैं। अगली कक्षा में वस्त्रों की इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।